हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हमने रीट एसएसटी का जो नया सिलेबस ऐड हुआ था, नई यूनिट बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, उसके तीनों टॉपिक अपन ने अच्छी तरह से YouTube पर कर लिए हैं और उन्हीं टॉपिक में से आज मैं आपके लिए एक टेस्ट पेपर बना के लाया हूँ जिसका स्तर काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने और इस टेस्ट पेपर में 30 आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टॉपिक के तीनों, इस यूनिट के तीनों टॉपिक से। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से सोच समझ कर ज़रूर डील कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन आपके 30 में से सही होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। और कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसका ज़रूर सॉल्यूशन बताएंगे। तो साथियों, पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और करिएगा। चलिए आज का पेपर अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं। यह है आपके लिए पहला क्वेश्चन। बीमा से बीमा से विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव हो जाता है। बीमे के द्वारा जो जितने भी जोखिम है उनसे जो कोई हानि होती है तो उसका हो जाता है। एक जो प्रभाव है उसका अधिक हो जाता है। ऑप्शन ब कम हो जाता है। ऑप्शन स कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको इसका आंसर गैस करना है। मैं आपको कुछ 5-10 सेकंड का टाइम दूंगा यहाँ पे, जिसमें आप इसका आंसर गैस करके रखिएगा और किसी पेपर पे लिखते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कोई डाउट हो वो भी नोट करके रखिएगा। तो इसमें अपन ने पढ़ा था जैसा कि पार्ट में कि बीमा से विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन ब जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपके आपके परिवार को संरक्षण का वचन देता है। आपके परिवार को संरक्षण का वचन कौन देता है? अ जीवन बीमा, ब स्वास्थ्य बीमा, स मोटर बीमा या द गृह बीमा। चलिए सोचिए, इसका आंसर गेस करिए आप क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ। तो साथियों, परिवार को संरक्षण का जो वचन देता है वो देता है जीवन बीमा। आपने सुना ही होगा कि LIC जीवन के पहले और बाद भी ऐसा, तो बाद में भी संरक्षण का वचन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाला बीमा है। चलिए, आपके घर के लिए पूर्ण सुरक्षा कौन सा बीमा प्रदान करता है? अ स्वास्थ्य बीमा, ब जीवन बीमा, स गृह बीमा या द मोटर बीमा। चलिए बताइए, घर के लिए कौन सा बीमा पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर गेस करिए। आपने अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो घर के लिए सुरक्षा यानी कि गृह बीमा यहाँ पर क्या काम करेगा? गृह बीमा। ऑप्शन स इसका सही जवाब है, तीसरे का ऑप्शन स। आई होप कि आपके सारे आंसर सही हो रहे होंगे क्योंकि आपने वीडियो अच्छे से देखे हैं। तो और नहीं देखे अगर आपने वीडियो तो अभी भी वक्त है, आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस टेस्ट को करिए और अधिक मज़ा आएगा आपको। चलिए चौथा क्वेश्चन, बैंक में खाता खोलने हैं तो आवश्यक दस्तावेज क्या हो सकते हैं इनमें से? अ पते का प्रमाण, ब पहचान का प्रमाण, स फोटो या द उपयुक्त सभी। इनमें से क्या क्या देना पड़ता है बैंक में खाता खोलने के लिए? तो आप सभी ने खाता खुलवाया होगा, आप सभी को पता ही होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा एक तो पते का प्रमाण, एक पहचान का प्रमाण और फोटो, तीनों ही चीज़ें देनी पड़ती है। इसलिए इसका सही जवाब जो है उपयुक्त सभी, द चौथे का जो है वो सही जवाब होगा द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
5वां क्वेश्चन, निम्न में से पते का प्रमाण नहीं है। अब बैंक में अपन खाता खोलने के लिए पते के प्रमाण के लिए कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पते का प्रमाण नहीं है। अ राशन कार्ड, ब ड्राइविंग लाइसेंस, स पैन कार्ड और द पासपोर्ट। तो गेस करिए इसका आंसर आप जल्दी से, आपका ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, जल्दी से गेस करिएगा। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन स पैन कार्ड। पैन कार्ड जो होता है उस पर पता नहीं लिखा होता है, उस पर सिर्फ फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, साइन और डेट ऑफ बर्थ होती है, उस पर पता नहीं लिखा होता है। तो ये जो है पते का प्रमाण पैन कार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 6, जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है, शामिल है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, पेपर में कभी भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। शामिल है वे बैंक कहलाते हैं, यानी कि इस अनुसूची में जो बैंक शामिल है वो बैंक क्या कहलाते हैं। तो जो बैंक शामिल है क्या कहलाएंगे, ऑप्शन ए अनुसूचित, ऑप्शन ब गैर अनुसूचित, ऑप्शन स उपरोक्त दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। तो अपन ने पाठ में पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था कि जो शामिल है वो अनुसूचित बैंक कहलाएंगे और जो शामिल नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाएंगे। तो यहाँ पर अपन को पूछा है शामिल है, तो शामिल है का ऑप्शन होगा अ अनुसूचित बैंक। ठीक है, छठे का है अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन है, से अधिक आयु का अवयस्क स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है, यानी कि किस उम्र से अधिक वर्ष का बालक जो है स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है। अपन ने पढ़ा था अच्छे से, ऑप्शन अ 7 वर्ष, ब 5 वर्ष, स 10 वर्ष और द है 8 वर्ष। तो बताना है आपको इसका सही जवाब। तो साथियों आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन स 10 वर्ष। 10 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना जो है खाता खोल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपके लिए 8वां क्वेश्चन। मुंबई में परिवार के एक सदस्य का बैग चोरी हो गया, कौन सा बीमा लागू होगा। ये एक्टिविटी जो उस लेसन के लास्ट में दे रखी थी उसमें से एक प्रश्न बनाया आपके लिए कि मुंबई में परिवार के एक सदस्य का बैग चोरी हो गया है, बैग चोरी हुआ यहाँ पे, तो कौन सा बीमा लागू होगा। अ जीवन बीमा, ब मोटर बीमा, स गृह बीमा, या द यात्रा बीमा। तो ये सब जो घटना हुई है वो किसी यात्रा के दौरान हुई। किसके दौरान हुई, यात्रा के दौरान। तो इसमें जो बीमा लगेगा वो लगेगा द यात्रा बीमा। तो 8वें का सही जवाब जो होगा वो होगा द। चलिए अगर आपको समय कम मिल रहा है, आपको अगर लगता है कि हमें आंसर गैस करने में अधिक समय लगेगा, तो आप वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए क्वेश्चन पढ़ के, फिर उसका आंसर गैस करके फिर वापस प्ले कर दीजिए, तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किसकी सलाह पर किया गया था। ऑप्शन अ चैम्बरलिन कमीशन, ऑप्शन ब हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन किन्स कमीशन, या ऑप्शन ड उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इन सब में से सही आंसर गैस करना है। तो इसका सही आंसर जो है साथियों वो है बी हिल्टन यंग कमीशन। इसकी सिफारिश पर ही जो है इसका आयोग की सलाह पर ही भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है, यानी कि यहाँ कौन हो गया, कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है। अ बैंकों का बैंक है, ब क्रेडिट नियंत्रक है, सी विदेशी मुद्रा को रखने वाला, या द कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना। कौन सा इसका कार्य नहीं है ये लिखना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ा था कि
रिजर्व बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो बैंकों का बैंक है, क्रेडिट नियंत्रक है और विदेशी मुद्रा को रखने वाला है। तो कौन सा नहीं है? तो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, ऑप्शन द। कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित आरबीआई नहीं करता है, आरबीआई के अंडर में जो बैंक काम करते हैं वो करते हैं। ठीक है, 10वें का जो है द हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सिक्के जो है हमारी मुद्रा सिक्के, उनकी ढलाई यानी कि उनको बनाने का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय या नाबार्ड? चलिए बताइए कौन करता है। तो साथियों अपन ने जैसा कि अपन ने पढ़ा था वीडियो में अच्छी तरह से कि जो सिक्के, जितने भी सिक्के हैं वो सिक्के और 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट और सारे सिक्के जो है वो एक जो वित्त मंत्रालय है वो जारी करता है और उसके अलावा जितने भी नोट है वो सब भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। तो यहाँ पर अपन को पूछा है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए सब कुछ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर पाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण आरबीआई का ए 1935, बी 1949, सी 1929 या डी 1914? तो बताइए आप, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और क्वेश्चन नंबर 12। तो साथियों यहाँ पर अगर आप एक टेक्निक और होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि जो गलत ऑप्शन है उनको काट देना। अब इन 4 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ तो आपको आरबीआई से रिलेटेड याद होगा ही और उसके अनुसार आप सही आंसर गेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। तो स्थापना होते ही राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था इसका, और 1935 में स्थापना हुई, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट जाएंगे। अब एक ही ऑप्शन बचता है कि कब हुआ था राष्ट्रीयकरण। तो कब हुआ था साथियों? ऑप्शन बी 1949 में। ठीक है, तो ये भी एक तकनीक है सही जवाब के चयन करने की और इससे भी अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अपने ज्ञान का अच्छे से प्रयोग करना है, कैसे भी करें अपन पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? अब यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का पूछा है, कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पर आपको, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देना है। ऑप्शन अ 1 जुलाई से 1 जून, ब 1 अप्रैल से 30 मार्च, स 1 जुलाई से 30 जून और द 1 जनवरी से 31 दिसंबर। चलिए गेस करिए क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है भी इम्पोर्टेंट है एक, आपको ध्यान, क्योंकि कन्फ्यूजिंग जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन स, 1 जुलाई से 30 जून जो है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। ठीक है, और भारत का जो वित्त वर्ष है वो है 1 अप्रैल से 30 मार्च। तो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग वाला है तो इम्पोर्टेंस बनती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्य है? केंद्रीय बैंक जो है उसका निम्न में से प्रमुख कार्य कौन सा है? अ नोट निर्गमन करना, ब जनता से सीधा धन जमा करना, स जनता को ऋण देना या द उपयुक्त सभी? चलिए गेस करिए। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा विचार नहीं करेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो देखिए, आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। अपन ने क्या पढ़ा, ये ध्यान रखना है अपन को कि आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। तो मतलब आरबीआई जो है वो कभी भी जनता से डायरेक्टली संपर्क नहीं करेगा। तो मतलब जनता को सीधा धन नहीं जमा करेगा, जनता को ऋण नहीं देगा, क्योंकि वो बैंकों का बैंक है। वो ऋण देगा तो बैंकों को देगा, धन लेगा तो बैंकों से लेगा। तो उपयुक्त साबित हो सकता नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, नोट निर्गमन करना।
यानी कि नोट निकालना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। साथियों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन, हमारा वीडियो, हमारी ये मेहनत जो है आपके लिए पसंद आ रही हो आपको, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके लिए। भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक। पहले वाले क्वेश्चन में आ गया है इसका आंसर, फिर भी अपन को देना है। तो ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, ब भारतीय रिजर्व बैंक, स यूनियन बैंक या द सिंडिकेट बैंक। चलिए इसका जवाब दीजिए आप। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो है अपना RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। तो 15वें का हो जाएगा ब, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अपन ने पाठ में पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैंने इम्पोर्टेंट भी करवाया था आपको वहाँ पे। फिर भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि 1 रुपये का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो यहाँ पर अब कन्फ्यूज़न आपको ये होगा कि इस पर साइन किसके होते हैं। साइन में आपको ये 2 ऑप्शन दिमाग में आ रहे होंगे, वित्त सचिव के होंगे या वित्त मंत्री के होंगे। क्योंकि गवर्नर तो RBI का है, तो वो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करेगा नहीं। प्रधानमंत्री नोट पर हस्ताक्षर करता नहीं है। अब बचे 2, और दोनों जो है वित्त विभाग से रिलेटेड है। तो अब आपको ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि साइन किसके होंगे। तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना साथियों, मंत्री साइन नहीं करेगा, साइन तो कौन करेगा? वित्त सचिव। ये जो वित्त सचिव है यही साइन करेगा। तो 16वें का हो जाएगा स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ कराया जाता है? कलेक्ट्रेट में, ब तहसील में, स सहकारिता विभाग में या द गृह विभाग में। आसान सा प्रश्न है, आपने अच्छे से वीडियो पढ़ा होगा तो आपको फटाक से आ जाएगा। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन स, सहकारिता विभाग में। तो 17 का स सही जवाब बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानक चिन्ह है? मानक चिन्ह बताना आपको। ISI मार्क, ब एग मार्क, स FPO मार्क या द उपयुक्त तीनों ही। कौन सा जो है वो मानक चिन्ह है आपको बताना है। तो अपन ने पाठ में पढ़ा था मानक चिन्ह। तो ISI भी एक मानक चिन्ह है, एग मार्क भी एक मानक चिन्ह और FPO भी एक मानक चिन्ह है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, कि उपयुक्त तीनों ही मानक चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 12, ब 15, स 18 या द 20। अपन ने पढ़ा था, मैंने इम्पोर्टेंट भी करवाया था आपको कि कम से कम जो है प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए 15 सदस्य होने चाहिए, यानी कि 19वें का ऑप्शन ब सही जवाब होगा एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1982 में, ब 1984, स 1986 या द 1988। आपको इसका सही जवाब देना है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया। तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन स, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में बनाया गया। आप इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय खाता है, लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय खाता कौन सा है? चालू खाता, ब आवर्ती जमा खाता, स बचत बैंक खाता या द नियतावधि जमा खाता।
कौन सा सबसे लोकप्रिय है? अपन ने पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ था कि लोकप्रिय खाता कौन सा है। तो आपने अगर अच्छे से वीडियो देखे हैं तो आपको आसानी से इसका जवाब आ जाएगा। तो साथियों, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो खाता है वो है बचत बैंक खाता, यानी कि सेविंग अकाउंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। 22 ऐसे क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 22, NEFT यानी कि नेफ्ट जो है में हितकारी के खाते में घंटे में राशि जमा हो जाती है। कितने घंटे में हितकारी के खाते में राशि जमा हो जाती है नेफ्ट में? ऑप्शन अ 3 घंटे, ऑप्शन ब 2 घंटे, ऑप्शन स 12 घंटे, ऑप्शन द 1 घंटा। चलिए बताइए, गेस करिए इसका। हाँ, तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ब। हितकारी के खाते में 2 घंटे में राशि जमा हो जाती है और जो नेफ्ट है वो 1 घंटे के शेड्यूल से वर्क करता है, यानी कि एक शिफ्ट होती है, एक प्रत्येक घंटे में इसके सारे ट्रांजेक्शन जो पेंडिंग होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और 2 घंटे में हितधारक के खाते में जो है राशि जमा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आसान सा प्रश्न आपके लिए। ATM का पूरा नाम बताइए। ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ऑप्शन ब ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, ऑप्शन स ऑटोमेटेड टेलर मशीन या द ऑटोमेटेड टेलर मनी। चलिए बताइए। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन स, 23 का ऑप्शन स, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर मशीन ये ध्यान रखना, यहाँ ऑटोमेटेड भी आया है ऑटोमेटिक भी आया है, तो ये सही है। ठीक है, चलिए 23वां हो गया। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। RTGS प्रणाली की न्यूनतम सीमा राशि है, मिनिमम राशि कितनी होगी RTGS में, यह आपको बताना है। तो साथियों RTGS की जो मिनिमम राशि होती है वो बताइए आप क्या होगी। ऑप्शन अ 1 लाख, ऑप्शन ब 2 लाख, ऑप्शन स 10 लाख या ऑप्शन द कोई न्यूनतम सीमा नहीं। चलिए आपको बताना है क्या होगी। तो साथियों RTGS की जो न्यूनतम सीमा राशि होगी वो होगी ऑप्शन ब 2 लाख। न्यूनतम 2 लाख है और अधिकतम जो है 10 लाख। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 25वां क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट। उपभोक्ता को 20 लाख रुपए तक की शिकायत कहाँ कर सकता है? उपभोक्ता अगर उपभोक्ता मंच पर शिकायत करना चाहता है तो 20 लाख तक की शिकायत कौन से मंच पर करेगा? अपन ने पढ़ा था अलग अलग मंच की अलग अलग रेंज है। तो 20 लाख तक की शिकायत कहाँ करेगा? अ जिला उपभोक्ता मंच, ब राज्य उपभोक्ता मंच, स राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच या द इनमें से कहीं नहीं। तो साथियों 20 लाख तक की जो शिकायत है वो उपभोक्ता कहाँ करेगा? ऑप्शन अ जिला उपभोक्ता मंच पर। अपन ने पढ़ा था कि जिला उपभोक्ता मंच पर 20 लाख तक की शिकायत होती है और ये प्रत्येक जिले में उपलब्ध होता है ये मंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 26, आपको 50 लाख रुपए की राशि तक की शिकायत उपभोक्ता मंच में करनी है, आप कौन से में करेंगे? अब बताइए 50 लाख तक की राशि की आपको एक शिकायत करनी है उपभोक्ता मंच में, तो कौन से उपभोक्ता मंच में करेंगे? ऑप्शन अ जिला उपभोक्ता मंच में, ऑप्शन ब राज्य उपभोक्ता मंच आयोग में या ऑप्शन स राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग या द इनमें से कोई नहीं। कहाँ करेंगे आप बताइए अब। तो साथियों अपन ने पाठ में पढ़ा था कि एक प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता मंच होता है, वो 20 लाख, वहाँ पर अपन 20 लाख तक की शिकायत कर सकते हैं। अपन ने पहले वाले प्रश्न में भी देखा, अभी 20 लाख तक की शिकायत अपन यहाँ कर सकते हैं। 20 लाख से 1 करोड़, 20 से 1 करोड़ तक की शिकायत अपन राज्य उपभोक्ता मंच और 1 करोड़ से अधिक की शिकायत अपन राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर राशि जो है अपनी 50 लाख है,
तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आएगी, यानी कि राज्य उपभोक्ता मंच इसका सही जवाब होगा, 26 का ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 27, क्रय की गई वस्तु में एक निश्चित अवधि में दोष आने पर विक्रेता द्वारा बदले में वैसी ही दूसरी वस्तु देने की सुविधा क्या कहलाती है? अ वारंटी, ब गारंटी, स उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही जवाब। बताया भी था मैंने आपको। देखिए, कोई चीज़ अगर आपको बदल कर दी जा रही है तो वो क्या है, उसकी गारंटी। क्या आएगा? 27 का ब, गारंटी। और अगर उसी वस्तु को ठीक करके दिया जा रहा है तो वो कहलाएगी वारंटी। लेकिन यहाँ पर बदल दूसरी वस्तु देने की सुविधा है तो यहाँ क्या आ रहा है, गारंटी। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपन अपने 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, वस्तु या सेवा में दोष होने पर कितने समय की अवधि में शिकायत दर्ज कराना जरूरी है? 7 दिन, 32 दिन, 2 वर्ष, या कभी भी करवा सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए आप। आपको सारे प्रश्न के उत्तर आ रहे होंगे क्योंकि आपने वीडियो अच्छे से देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि और भी बहुत से प्रश्न बनते हैं वहाँ से। चलिए इसका सही जवाब जो है साथियों वो है ऑप्शन स, 2 वर्ष। अपन जो है उपभोक्ता मंच पर किसी भी वस्तु या सेवा के जो दोष है उसकी अवधि के 2 वर्ष के अंदर शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 29, सहकारिता के मूल मंत्र है? अ एक सबके लिए, ब सब एक के लिए, स उपरोक्त दोनों, या द इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अपन ने अच्छे से पढ़ा था। सहकारिता के 2 मूल मंत्र है, पहला एक सबके लिए, दूसरा सब एक के लिए, यानी कि ये दोनों उपरोक्त दोनों सही है इसके। तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका, उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम बैंककारी विनियमन अधिनियम था? प्रथम बैंककारी विनियमन अधिनियम कौन सा था? अ 1947, ब 1948, स 1950, या द 1949। चलिए बताइए इसका कौन सा सही होगा। जल्दी से बताइए इसका क्या सही होगा। तो साथियों इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन द, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949। याद करके रखिएगा। आई होप आपको सब प्रश्न के उत्तर आए होंगे। जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हैं उनको आप कमेंट करके बताइए कि हमारे इतने सही हुए हैं, और अगर आपके पूरे सही हुए हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको, और नहीं हुए तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए और आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो साथियों आपको हमारी ये मेहनत जो आपके लिए हम कर रहे हैं अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और हमारे इन प्रश्नों को देखा है। हम उम्मीद करते हैं आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न बहुत ही मदद करेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक, कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।